हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, चैप्टर 2 अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट हमारी टर्म है बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट बिटवीन अ टू पार्टीज, उसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका एग्जांपल हो सकता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ अ गुड्स और सेल ऑफ अ गुड्स, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, मतलब आपने अपने लोन की पेमेंट्स करी है, वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिंपल मीनिंग है कि दो पार्टीज के बीच में कुछ भी इकोनॉमिक इवेंट होना, उसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जब भी होता है ना, वो हमारे हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंज लाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन होता है असेट्स और लायबिलिटीज, मतलब या तो लायबिलिटीज बढ़ेगी या कम होगी, असेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर आपने कुछ परचेज किया है तो आपके असेट्स बढ़ेंगे, आपने अगर सेल किया है तो आपके कैश बढ़ेगा, तो उसको आप असेट्स में बढ़ावा दिखाएंगे। तो ये होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंड है हमारा अकाउंट्स। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अ अकाउंट और अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट का बेसिक मीनिंग होता है इट्स रिकॉर्ड, मतलब इसमें सारी हमारी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो अकाउंट के अंदर की जाती है। आपको उसके अंदर सिर्फ ये नहीं मिलेगा कि कैश की वैल्यू कितनी है या अकाउंट की उसका वैल्यू कितना है। आपको पता चलेगा आपने खर्चे कहाँ किए हैं, आपका इफेक्ट कहाँ पे हुआ है, कैसे कैसे आपने खर्च किया। तो सारी एंट्रीज जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं अकाउंट। तो आपको उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो अकाउंट है, जिस भी टर्म वो जिस पर्टिकुलर हेड का वो अकाउंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आपने एक अकाउंट बनाया है तो आप उसमें दिखाएंगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना जा रहा है, कितना किस महीने का गया है, तो आप सब रिकॉर्ड करेंगे, उसे हम कहते हैं अकाउंट। नेक्स्ट टर्म इज कैपिटल। कैपिटल होता है जो मनी या अमाउंट या कुछ वैल्यू जो इन्वेस्ट करी गई है प्रोप्राइटर के द्वारा स्टार्टिंग में, बिजनेस के स्टार्टिंग में जो ऑनर अपने पास से पैसा लाया है बिजनेस के अंदर, उसे हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का सिंपल मतलब है जो अमाउंट ऑनर बिजनेस के स्टार्टिंग में लाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल को एक फॉर्मूला भी होता है निकालने का, वो होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल इज इक्वल्स टू में असेट्स माइनस लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स होता है जो कैपिटल हमारा ऑनर लाया है, अगर उसे वो लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी में से या बिजनेस में से, अगर वो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, मेन वर्ड है पर्सनल यूज, अगर वो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। वो कुछ भी ले जा सकता है, मतलब कंपनी के अंदर से या बिजनेस के अंदर से, या तो वो गुड्स ले जा सकता है या अपना अमाउंट जो वो लाया है वो ले जा सकता है पर्सनल यूज के लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी इज अ अमाउंट विच कंपनी और बिजनेस नीड टू पे, जो उसे पे करना है। तो लायबिलिटी एक ऐसा अमाउंट है जो कंपनी को पे करना है, या उसने कुछ मतलब सामान लिया था या गुड्स लिए थे, उसके बदले में मतलब कैश नहीं देना, तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है मतलब कंपनी की, कि वो बाद में पे करेंगे। तब वो पे करना, मतलब जो अमाउंट कंपनी को पे करना है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल हो, वो इंटरनल भी होती है। इंटरनल होती है ऑनर के लिए, मतलब बेसिकली लायबिलिटी टू टाइप्स की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होती है जो जैसे कंपनी को पे करना है, जो कैपिटल वो लाया है ऑनर, उसे पे करना, उसे कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। मतलब इंटरनल लायबिलिटी है वो कंपनी के अंदर की लायबिलिटी है, क्योंकि ऑनर का ही बिजनेस है तो वो कंपनी के अंदर का ही लायबिलिटी है, तो वो इसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जैसे कंपनी के बाहर से कुछ लोन लिया है या बैंक से कुछ लोन लिया है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके बदले में जो आपको फायदे या इसके बदले में जो आपको सर्विस मिलती है उसको आप जल्दी से जल्दी यूज कर लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है रेंट। जैसे आपको रेंट पे आपने रूम लिया तो आपने उसके बदले में पे किया और उसको 1 महीने या विद इन अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपने यूज किया,
तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारी वो है टर्म असेट्स। असेट्स होता है, असेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। इन अदर वर्ड, एनीथिंग विच आर इनेबल द फर्म टू गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन असेट। मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट देगी फ्यूचर में, उसे हम असेट्स कहते हैं। असेट्स के एग्जांपल होते हैं लैंड, बिल्डिंग, बैंक, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, गुडविल, स्टॉक, फर्नीचर। ये सारे हमारे एसेट्स के वो असेट्स या तो प्रोप्राइटर के साथ लेके आता है प्रोप्राइटर अपने साथ, या इंटरप्राइज बनने के बाद वो परचेज किए जाते हैं। असेट्स के टाइप्स होते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट होता है जो कंपनी खरीदती है रीसेल करने के लिए नहीं, मतलब उसे खरीदेगी लेकिन बेचेगी नहीं। वो हमारी कंपनी की इकोनॉमिक वो हेल्प करती है बिजनेस ट्रांजैक्शन या बिजनेस ऑपरेशन करने में। डेली जो ऑपरेशन होते हैं या गुड्स बनाने के लिए मशीनरी होती है ना, वो बेसिकली नॉन करंट एसेट्स होता है। सो नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो हमारे रीसेल के लिए नहीं होते, जो कंपनी उसे खरीदती है लेकिन रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदती है, उसका हेल्प से वो अपने बिजनेस के ऑपरेशन करती है। डेली ऑपरेशन जो होते हैं एसेट्स बनाना या गुड्स बनाना, तो उसके मदद से वो करती है और जो गुड्स बनते हैं उन्हें वो बेचती है। नाउ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट टाइप होता है नॉन करंट एसेट का। तो फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो रीसेल के लिए नहीं खरीदे जाते, वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। नाम से ही समझ आ रहा होगा फिक्स्ड, तो मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं काफी, और इसको हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते। फिक्स एसेट्स के टाइप्स होते हैं टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल होते हैं जो हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं फिजिकली, जो अवेलेबल होते हैं हमारे सामने होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं हमारे सामने, जिनको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, मतलब आंखों के सामने देख सकते हैं, उसे हम टेंजेबल एसेट्स कहते हैं। टेंजेबल एसेट्स का एग्जांपल होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब होता है। अगला है इंटेंजेबल। इंटेंजेबल एसेट्स वो होते हैं एसेट विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हमारे जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट्स हो गया, कोई कॉपीराइट हो गया, कोई गुडविल हो गया, तो ये होते हैं इंटेंजिबल एसेट जिनको हम छू नहीं सकते। अगला है एसेट्स के टाइप में करंट एसेट। करंट एसेट होते हैं जो कंपनी जिनको शॉर्ट टर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है कैश के अंदर। करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू अ कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। मतलब शॉर्ट पीरियड के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए खरीदती है कंपनी कि आए, और या तो उसको मतलब बेचा जाए। जैसे कि हमारा क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है बिजनेस रिसीवेबल, तो इनको हम कह सकते हैं। और गुड्स आर परचेज्ड, ये भी हो सकता है कि हमने परचेज किए, अब उसको हम रीसेल करेंगे और उससे हम जल्दी, मतलब जो परचेज किया उसको जल्दी से सेल करेंगे ताकि हमारे को कैश के अंदर टर्न हो जाए। नेक्स्ट टाइप है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर नीदर टेंजेबल नॉर इनटेंजेबल एसेट्स। देयर आर लॉसेज और रिटर्न ऑफ इन विच दे आर इंकर्ड बट इन मोर देन मोर अकाउंटिंग पीरियड। मतलब ये ना हमारे टेंजेबल एसेट्स होते हैं, नॉट ना इनटेंजेबल। ये मोर देन 1 साल के लिए हम रखते हैं। और इसका बेसिक एग्जांपल होता है, हमने किसी को डिस्काउंट और लॉस हमें हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये आगे आपको जब पढ़ाया जाएगा, जब आपको अच्छे से समझ आएगा, अभी इसको हम छोड़ते हैं। अगला है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट बेसिकली होता है जो आपको अमाउंट मिला है फॉर सेलिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज जो आपने दी है, उसके बदले में जो आपको अमाउंट मिला है उसको हम रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है। अगला है एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपने अमाउंट पे किया है फॉर किसी असेट्स या सर्विस को लेने के लिए। अमाउंट इज स्पेंड, एक्सपेंडिचर इज अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग असेट्स, गुड्स और सर्विसेज। एक्सपेंडिचर हमारे 3 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हमारा एक्सपेंडिचर होता है जो हमने
लिया है ताकि हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। ये डायरेक्ट बेनिफिट करता है नेचर ऑफ द बिजनेस को, मतलब कुछ भी ऐसा खर्चा करना जिसकी वजह से हमारा कैपिटल बढ़ जाए। कैपिटल मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए। जैसे कि हमने परचेज ऑफ फर्नीचर किया तो असेट्स है, हमारा असेट की वैल्यू बढ़ गई उसकी वजह से। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर करना जिसकी वजह से हमारे या तो असेट्स की जो पुरानी वैल्यू है वो बढ़ जाए या नया असेट्स एक बढ़ जाए। नेक्स्ट है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसको आपने पे कर दिया लेकिन उसका अभी यूज या उसका जो आपको फायदा या बेनिफिट है वो अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा। मतलब 1 साल या आपके 1 फाइनेंशियल ईयर के बाद मिलेगा। जैसे कि हमने एडवर्टाइजिंग कराई, तो एडवर्टाइजिंग ये आपने अभी कराई, लेकिन ये नहीं कि आपको अभी उसका एडवर्टाइजिंग का फायदा मिल जाए, कि वो धीरे टाइम टू टाइम जब आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तब आपको मिलता है। एक्सपेंसेस हमारी कॉस्ट होती है जो आपने रिवेन्यू बनाने के लिए, आपने जो रिवेन्यू बनाने के लिए जो कॉस्ट लगाई है उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एक्सपेंसेस भी 2 टाइप के होते हैं हमारे, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड होता है कि आपने काम करने से पहले या काम हो जाने से पहले जो आपने पे कर दिया उसे हम प्रीपेड कहते हैं। ठीक है, कोई भी काम आप करवा रहे थे या आपने जो एक्सपेंस करना था, जैसे आपको किसी से कुछ काम करवाना था तो उससे पहले ही आपने उसको पेमेंट दे दी, तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। कि आपने काम हो जाने से पहले ही पेमेंट कर दी, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसका फायदा आपको अभी नहीं मिला, थोड़े दिन बाद मिलेगा या थोड़े टाइम बाद मिलता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं प्रीपेड का रिवर्स, कि आपने काम करवा लिया है लेकिन पैसे अभी नहीं दिए। प्रीपेड होता है आपने काम अभी नहीं करवाया, पैसे दे दिए, और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए। नेक्स्ट हमारा इनकम होता है जो आपका इनकम का मतलब होता है जो आप इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसे हम इनकम कहते हैं। इनकम बेसिकली मीन होता है डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। जो आपका रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो आपका होता है उसे हम इनकम कहते हैं। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो हमारे डेली डे टू डे जो काम होता है ना, जैसे सेल ऑफ गुड्स, ये हमारा डे टू डे काम होता है, तो ये हमारा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय अ बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट भी 2 टाइप के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है जो आपका सेल में से जो रिवेन्यू हुआ है माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आपका उसको प्रोडक्ट बनाने में जो एक्सपेंस हुए हैं वो लगाना। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो आपने प्रोडक्ट बनाने में या गुड्स बनाने में जो किए थे, जो फैक्ट्री आपकी वो हुए थे एक्सपेंसेस, आपको वो माइनस करना। तो आपका उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब आप उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तब हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। अगला है हमारा गेन होता है जब गेन इज द इंक्रीज इन ओनर इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम द रेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। गेन का बेसिक मतलब होता है हमारी इक्विटी की, ओनर की जो वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू है वो बढ़ गई, लेकिन आपके डे टू डे वर्क की वजह से नहीं, उससे हटके कुछ आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आपका ओनर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। जैसे कि आपने लैंड को सेल किया, मशीन को सेल किया, किसी इन्वेस्टमेंट को सेल किया, उसकी आपको प्रॉफिट हुआ उसमें, तो वो हमारा होता है गेन। मतलब गेन होता है आपको मतलब एक प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन आपका डे टू डे वर्क से अलग आपने कुछ किया तब। लॉस होता है हमारा, लॉस इज द एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिवेन्यू अगर हमारे कम है और एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं लॉस। परचेज का मतलब होता है जैसे आपने परचेज कुछ किया है रीसेल करने के लिए। अकाउंट्स में परचेज का मतलब होता है ऐसी आपने एसेट या गुड्स परचेज या रॉ मटेरियल परचेज किए हैं जिसको आप कन्वर्ट करेंगे गुड्स के अंदर
या गुड्स आपने लिए तो उसको आप डायरेक्ट सेल करेंगे। जो कुछ भी आपने लिया है लेकिन अगर उसे आप रीसेल करेंगे तभी उसे हम परचेस कहेंगे। जो आपका बिजनेस एक्टिविटी है उसको हम परचेस कहेंगे। अगर आपने बिजनेस एक्टिविटी जैसे गुड्स आप खरीदे हैं तो सिर्फ उसे ही परचेस कहेंगे। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होता है जैसे आपने कुछ परचेज किया लेकिन आपको वो सही नहीं लगा तो आपने रिटर्न कर दिया, तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है सेल। सेल होता है हमारा जो आपने गुड्स बनाया है या आपने गुड्स जो खरीदा था रीसेल करने के लिए आपने उसको सेल किया है तो उसे हम सेल कहते हैं। सिर्फ जो गुड्स आपने सेल किए हैं या आपने रॉ मटेरियल को जो गुड्स कन्वर्ट किया उसे सेल किया है तो उसे हम सेल कहेंगे। कोई फर्नीचर सेल करना है या कुछ आपने बिजनेस से हटके जो आपने चीज करके कुछ सेल किया है तो उसे हम नहीं बोलेंगे सेल्स। सेल्स वही होगा जो आपने या तो गुड्स को सेल किया है या जो आपने डे टू डे वर्क आपका रिलेटेड है तो आप उसे सेल्स कहेंगे। सेल रिटर्न। नेक्स्ट, सेल रिटर्न का मतलब होता है जो आपने सेल किया है वो वापस आ गया तो उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है जो आपका रिवेन्यू हुआ है डे टू डे ऑपरेशन की वजह से, डेली जो आप मतलब गुड्स की सेल की वजह से जो आपका रिवेन्यू हुआ है उसे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। गुड्स। गुड्स हमारे फिजिकल आइटम होते हैं जो आप परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, या आपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया है एक गुड के अंदर तो उसे हम गुड कहते हैं। जैसे अब कोई एसी सेलिंग कंपनी है तो उनके लिए जो एसी उन्होंने बनाया है वो एक गुड है जिसको वो सेल करेंगे। एक एग्जांपल इसका हो सकता है जैसे हीरो एक मोटर बाइक साइकिल कंपनी है। जब उसने कोई भी एक बाइक बनाई तो उसे वो गुड्स कहेंगे क्योंकि वो उनको डे टू डे वो है सेल करने का गुड्स, तो उसे गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक और इन्वेंटरी स्टॉक। इन्वेंटरी स्टॉक या स्टॉक का मतलब होता है जैसे कंपनी ने कोई टेंजेबल एसेट्स या तो परचेज करने के लिए रख रखा है या वो एक्स्ट्रा बनाया है ताकि उसको हम बेच सके बाद में। मतलब स्टॉक होता है आपने जैसे कुछ एक्स्ट्रा बचा के रख रखा है या आपका जो पिछला है वो सेल नहीं हुआ है वो आपका बचा हुआ है तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। अब स्टॉक दो टाइप के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है जब बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हम पे सामान रहता है या गुड रहता है या स्टॉक रहता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक होता है जो एंडिंग ऑफ द ईयर डे एंड पे जो लास्ट एंड डे होता है ईयर का उस पर जो हम पे वो होता है स्टॉक उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल is an amount receivable for the sale of the goods and service rendered in the ordinary course of business। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है जो आपको अमाउंट मिलेगा सेल करने पे आपके गुड्स और सर्विस, उसे हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल दो टाइप के होते हैं, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। ठीक है, डेटर्स होते हैं जैसे आपने कुछ सेल करा लेकिन आपको अभी उसने अमाउंट नहीं दिया, मतलब आपने उसको मतलब उधार पे बेचा तो वो आपका डेटर हो गया। जिसको आपने उधार पे बेचा वो आपका डेटर हो जाता है। ठीक है, और बिल रिसीवेबल होता है एक बिल होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें टाइम डेट लिखा होता है कि हम इस अमाउंट पे आपको वो जो अमाउंट है वो पे कर देंगे। डेटर के अंदर कोई ऐसा बिल नहीं होता कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि इस डेट पे मिलेगा। वो उनके अंदर की अपनी आपसी में वो बात होती है कि हम इतने दिन में दे देते हैं, वो कंपनी के ऊपर होता है वो कितने टाइम के लिए उनको दे रहे हैं। लेकिन बिल रिसीवेबल के अंदर वो पूरा टाइम लिखवाते हैं, डेट लिखवाते हैं कि किस डेट पे मिलेगा आपको पैसा। तो बिल रिसीवेबल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें आपको डेट लिखा जाता है डेटर के द्वारा कि मैं इस डेट पे पैसे दूंगा। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल्स इज ऑपोजिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेबल्स में होता है जैसे आपने कुछ परचेज किया है उस पे जो आप अमाउंट देंगे उसे हम ट्रेड पेबल्स कहते हैं। ठीक है, जो आपने कुछ परचेज ऑफ गुड्स किया है या सर्विस ली है उसके बदले में जो आप पेमेंट देंगे उसको आप ट्रेड पेबल्स कहते हैं। ट्रेड पेबल्स भी दो टाइप के होते हैं, क्रेडिटर। अब आपने कुछ परचेज किया लेकिन आपने पैसे नहीं दिए तो आप उसके क्रेडिटर बन गए, मतलब आपने उधार पे खरीदा है तो आप क्रेडिटर नहीं, वो क्रेडिटर बन गई, जो पार्टी है वो क्रेडिटर बन गई और आप उसके डेटर बन गए। ठीक है, मतलब आपने कुछ परचेज किया,
उसके बदले में आपने पैसे नहीं दिए तो आप उसके डेटर बन गए, वो आपका क्रेडिटर बन गया। ठीक है। बिल पेबल्स होता है, बिल पेबल मतलब कि आप इस डेट पे वो पैसे देंगे, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप जिसने सेल किया है उसकी तरफ से देखे जाए तो वो बिल रिसीवेबल होता है, और जिसने परचेज किया है उसकी तरफ से वो बिल पेबल होता है। ठीक है। कॉस्ट आपका अमाउंट होता है, कुछ भी जो आपने परचेज किया है उसके बदले में जो आप पे करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर जो आपका लगा है या अमाउंट आप जो पे करेंगे उसे आप कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट बेसिकली एक एक्सपेंडिचर ही होता है। कॉस्ट यूज करा जाता है एक्सपेंडिचर के लिए कि आपने कुछ खरीदा है, उसके आप पैसा जो देंगे उसको हम कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वाउचर। वाउचर एक एविडेंस होता है कि आपने जो परचेज किया है या बिजनेस ट्रांजैक्शन की है उसका जो एविडेंस होता है उसे हम वाउचर कहते हैं। जैसे बिल हो गया, कोई बिल दिया है आपको कंपनी ने कि जो आप परचेज करने गए उसको आपको बिल मिलता है। जैसे मोबाइल आपने लिया किसी से तो उसको आपको बिल मिलता है, तो बिल एक वाउचर है कि आपका एविडेंस है कि आपने हाँ वो मोबाइल खरीदा है। उस पर सब लिखा होता है कि आपने किस टाइम पे खरीदा है, किस डेट पे खरीदा है, कितना अमाउंट खरीदा है, कितने आपने पैसे किए हैं और कितना आपने कैश में दिया था, कितना आपने डेबिट में लिया है। नेक्स्ट आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है जो ऑर्डिनरी वैल्यू मतलब जो रियल वैल्यू होती है उससे आपको कुछ कम में दिया जा रहा है तो उसे आप डिस्काउंट कहते हैं। मतलब आपने कुछ जो आपका जैसे कुछ आप कोई गुड्स है वो 100 रुपए में बेचते हैं लेकिन आपने उसको 95 में दिया है तो आपने उसको 5 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स और द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर बाय एन एंटरप्राइज। ठीक है। मतलब रिडक्शन इन अ प्राइस ऑफ अ सेल ऑफ अ गुड्स, मतलब जो आप जिस अमाउंट पे आप सेल करते हैं उससे आपने कम में दिया है तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जैसे आपने कुछ खरीदा है, आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदा तो आपको उसके रॉ मटेरियल के अंदर प्राइस कम कर देना। जैसे आप 100 रुपए का एक रॉ मटेरियल खरीदते थे लेकिन अब कंपनी ने बोला कि आपको 90 का दिया जाएगा डिस्काउंट पे, तो आप उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब आप कुछ परचेज कर रहे हैं तब आपको डिस्काउंट जो मिल रहा है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। नेक्स्ट होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है जैसे आपने जल्दी या टाइम पे पेमेंट कर दी कंपनी को तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो आप डिस्काउंट पाने के लिए टाइम पे पेमेंट करते हैं और आपको जब कैश के अंदर मतलब आपका टोटल आपको समझिए 10,000 रुपये पे करने थे 6 महीने के अंदर लेकिन आपने 3 महीने के अंदर पे कर दिए तो वो कंपनी आपको डिस्काउंट देगी या आपको ऑफर करेगी डिस्काउंट कि आप 3 महीने के अंदर पे करो और 9,000 रुपये पे कर दो, हमको 1,000 का आपको डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट होता है जैसे कि आपने किसी को लोन दिया है या पैसे दिए हैं लेकिन अब वो वापस नहीं कर पा रहा है, मतलब वो या तो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उस पर कुछ पैसा नहीं बचा है या कोई भी ऐसा हो गया कि आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे तो आप उसको बैड डेप्ट मान लेंगे। बैड डेट का सिंपल मीनिंग है किसी को आपने पैसे दिए वो आप वापस नहीं आ रहे हैं या वो वापस नहीं कर पा रहा है तो वो हमारे लिए बैड डेप्ट हो जाता है और ये एक सीधा लॉस होता है कंपनी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता है इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल और इंटरप्राइज एट अ गिवन डेट। ठीक है। इस बैलेंस शीट हमारी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हमारी कंपनी की पोजीशन बताती है कि आपका असेट्स इतने का है अभी, इतना उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, लायबिलिटी आपकी इतनी है, कैपिटल आपकी इतनी है, कंपनी के अंदर रिजर्व्स आपके इतने हैं। तो हमारा ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो हमारी कंपनी की पोजीशन बताने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होता है कुछ भी आइटम की जो वैल्यू बुक के अंदर लिखी है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। जैसे कि आपकी बुक वैल्यू मतलब बुक के अंदर जैसे कि आपका कोई जनरल बुक के अंदर या मतलब बैलेंस शीट के अंदर आपके कैपिटल की वैल्यू है 1 लाख तो आपकी बुक वैल्यू क्या हुई कैपिटल की 1 लाख। मतलब आपकी बुक के अंदर जो वैल्यू लिखी है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यू लिखी है आइटम की उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। बुक ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट होते हैं जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल कैश बुक, जनरल या लेजर, ये सब हमारे बुक ऑफ अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्रेडिट। क्रेडिट होता है क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ अकाउंट। जब आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसकी 2 साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो राइट साइड वाली साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड और लेफ्ट साइड वाली होती है हमारी डेबिट साइड। तो आप क्रेडिट और डेबिट इसी में समझ लीजिए। तो क्रेडिट होता है हमारा जब कोई भी आप सामान लेते हैं या कुछ भी परचेज वर्चेज करते हैं, अगर उसका इफेक्ट क्रेडिट पड़ रहा है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अगर उसका
इफेक्ट डेबिट साइड पे हो रहा है तो हम उसे डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो अकाउंट के हमेशा दो पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेफ्ट साइड इज फॉर डेबिट और राइट साइड फॉर द क्रेडिट। इसे हम आगे जब जनरल पढ़ेंगे, जब आपको अच्छे से समझ आएगा क्रेडिट और डेबिट क्या होता है। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है कि डेप्रिसिएशन इज अ फॉल इन अ वैल्यू ऑफ असेट्स। अब असेट्स की वैल्यू के अंदर जो डिक्रीज होता है, मतलब आपकी वैल्यू 10,000 का आपने कोई एसेट लिया था, अब उसकी 9,000 है, तो 1,000 आपका डेप्रिसिएशन है। क्योंकि वो डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, जैसे कि आप टाइम टू टाइम अब उसे यूज कर रहे हैं तो हर मशीन की वैल्यू गिरती है, धीरे धीरे हर मशीन की वैल्यू गिरती है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब आपने यूज किया, उसको ज्यादा यूज किया, या आप यूज कर रहे हैं, कोई भी आप चीज लेते हैं या कोई भी आपका सामान होता है, उसकी वैल्यू हमेशा गिरती है, एक्सेप्ट लैंड। लैंड में कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है। तो लैंड को छोड़ के हमारा जो असेट्स होते हैं उनकी वैल्यू गिरती है, तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी एंटिटी हम उसे कहते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मारुति, ये पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं हमारी, या कंपनीज होती है कोई भी, तो उसे हम एंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब जो सामने वाली पार्टी है या कोई भी बंदा है वो अब पे करने की हालत में नहीं है। मतलब इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन द पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स। मतलब वो ऐसी पोजीशन में नहीं है कि अपने पैसे को पे कर सके, मतलब उस पर कुछ बचा नहीं है, वो पूरा खाली हो चुका है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है अब सामने वाली पार्टी आपको पे नहीं कर सकती या उस पोजीशन में नहीं है कि पे कर सके। नेक्स्ट आपका एंट्री। एंट्री जो इंसॉल्वेंट से पहले था, एंट्री अ ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे हम एंट्री कहते हैं। ठीक है। अगला है आपका प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर अ पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट और बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बेसिकली मीन्स होता है ऑनर, जो आपका पैसा लेके आ रहा है और सारे रिस्क लेने के लिए तैयार है, उसे हम प्रोप्राइटर कहते हैं। ठीक है। रिबेट। रिबेट होता है रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर ऑफ अ गुड्स आफ्टर गुड्स हैव बीन सोल्ड। मतलब आपने जब कुछ परचेज किया, ठीक है, तो ये सेल किया, वो सेल करने के बाद आपने उसका कुछ डिस्काउंट दिया या कुछ आपने उसको, मतलब आपने उसकी वैल्यू कम कर दी, तो आप उसे रिबेट कहते हैं। ठीक है। रिबेट इज द रिडक्शन इन प्राइस अलाउड बाय अ सेलर ऑफ अ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। आपने सोल्ड करने के बाद कुछ भी आपने अगर प्राइस कम किया तो उसको आप रिबेट कहते हैं। जैसे कि आपका, या तो आपने कुछ परचेज किया, उसको क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगी गुड्स की, तो आप उससे रिबेट मांगेगी कंपनी से जिससे आपने परचेज किया है, कि हमें रिबेट दो, कि क्वालिटी अब उसकी अमाउंट की नहीं है तो हमें पैसे कम करके दो। ठीक है। अगला है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है अ पर्सन हु इज इन द पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स। जो अपने उधार को पे करने के अंदर पोजीशन के अंदर होता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है और लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो द प्रिपेयर्ड, ये हमारी बेसिकली लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है, जो हेल्प करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कंपनी की। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हमारी फाइनल अकाउंट होती है ये सब। सो आज के लिए इतना ही था। अब बाकी नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।